प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ABST के पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसमें एक नमूना प्रश्न जो मैंने बनाया है आपके बीकॉम पार्ट फर्स्ट में ABST के पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 नंबर के होंगे और वो क्वेश्चन इस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, इसके क्षेत्र तथा सीमाओं का विवेचन कीजिए। अब ये एक 20 नंबर का प्रश्न है, तो इस 20 नंबर के प्रश्न में आपको सबसे पहले सांख्यिकी की परिभाषाएं देनी होंगी, उन परिभाषाओं को विस्तार से समझाना पड़ेगा। इसके बाद सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है उस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी और सांख्यिकी सीमाओं जो हैं उनकी विवेचना करनी होगी, तब ये 20 नंबर का प्रश्न पूरा होगा। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी की परिभाषा की बात करें तो सांख्यिकी की परिभाषा बहुवचन संज्ञा के रूप में व एक वचन संज्ञा के रूप में दी जाती है। सांख्यिकी की जो परिभाषा है वो दो प्रकार से दी जाएंगी, एक तो बहुवचन संज्ञा के रूप में और दूसरी एक वचन संज्ञा के रूप में। जब हम बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का आशय की बात करते हैं तो उसमें समंकों या आंकड़ों से हमारा आशय होता है बहुवचन संज्ञा के रूप में, जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञात संख्यात्मक तथ्य होते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित समूहबद्ध संख्यात्मक समंक इस श्रेणी में आते हैं। तो विशेष जो बात हुई उसमें यह है कि बहुवचन संज्ञा के रूप में जब सांख्यिकी की बात करते हैं तो हम समंकों से या आंकड़ों के संबंध में बात करते हैं और ये विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं, संख्यात्मक तथ्य होते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित होते हैं, समूहबद्ध संख्यात्मक समंक आदि ये होते हैं। जनसंख्या के समंक और राष्ट्रीय आय के समंक आदि, इनके जैसे हम बात करें तो जो जनसंख्या के आंकड़े हैं या राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वो बहुवचन संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। बहुवचन संज्ञा के रूप में आकेनवाल की एक परिभाषा है जो कि सांख्यिकी के जनक भी माने जाते हैं। आकेनवाल जो हैं वो सांख्यिकी के जनक हैं। उन्होंने एक परिभाषा दी है कि राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक और विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रहण समंक है। ये उनकी परिभाषा है आकेनवाल की। अब एक परिभाषा है होरेस सैक्राइस्ट के अनुसार। होरेस सैक्राइस्ट कहते हैं कि समंकों से हमारा अभिप्राय तथ्यों के ऐसे समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, एक यथोचित शुद्धता के स्तरानुसार गिने अथवा अनुमानित किए जाते हैं, किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यवस्थित ढंग से संग्रहित किए जाते हैं और एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये हमने बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा की बात की, जिसमें दो परिभाषाएं हमने देखी, एक आकेनवाल की और दूसरी होरेस सैक्राइस्ट की। अब हम बात करेंगे एक वचन संज्ञा के रूप में। एक वचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी से आशय उन सांख्यिकी सिद्धांतों और विधियों से है जिनका प्रयोग संख्यात्मक तथ्यों द्वारा अनिश्चितता के मध्य निर्णय लेने तथा सिद्धांतों के परीक्षण में सहायक होता है। इसमें समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विवरण, विश्लेषण, निर्वचन आदि से होता है। एक वचन संज्ञा की हम बात करें तो उसमें सांख्यिकी के सिद्धांत और विधियों को हम ध्यान में रखते हैं। एक वचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी की अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें पहली परिभाषा है डॉक्टर बावले। डॉक्टर बावले ने सांख्यिकी की निम्न 3 परिभाषाएं दी है, जिसमें पहली है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। डॉक्टर बावले ये कहते हैं कि सांख्यिकी जो है वो गणना का विज्ञान है। दूसरा है
सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर उनके सभी प्रकटीकरणों यानी प्रदर्शनों में माप करने का एक विज्ञान है। ये डॉक्टर बावले की दूसरी परिभाषा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर उनके सभी प्रकटीकरणों में माप करने का एक विज्ञान है। और बावले की तीसरी परिभाषा है, सांख्यिकी को सही अर्थों में माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। तो इस तीसरी परिभाषा में डॉक्टर बावले कहते हैं केवल सांख्यिकी जो है माध्यों का विज्ञान है। तो संख्याओं की बात विशेषकर इसमें की गई है डॉक्टर बावले द्वारा। इसी तरह की एक परिभाषा है बॉडिंगटन के अनुसार। बॉडिंगटन ये कहते हैं कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, क्योंकि सांख्यिकी में भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं। तो बेडिंगटन जो है वो यहाँ यही कह रहे हैं कि सांख्यिकी अनुमानों का और संभावनाओं का विज्ञान है। अब हम बात करें सांख्यिकी की परिभाषाओं की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे सांख्यिकी के क्षेत्र की। आधुनिक समय में सांख्यिकी का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत और व्यापक हो गया है। इसके क्षेत्र के बारे में निम्न बातों की जानकारी आवश्यक है। मतलब वर्तमान समय में अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है और बहुत व्यापक हो गया है। तो इसमें हमें कुछ बातों की जो जानकारी आवश्यक है, उनमें पहला है सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सांख्यिकी की जो बात कर रहे हैं हम, उसकी विषय सामग्री क्या है। दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, अर्थात सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला है अथवा दोनों है। तो सांख्यिकी की प्रकृति में सांख्यिकी के विज्ञान होने की, कला होने की अथवा दोनों होने की बात पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा है सांख्यिकी की सीमाएं क्या है। हर चीज़ की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, तो हम सांख्यिकी की सीमाओं की जानकारी भी यहाँ करेंगे सांख्यिकी के क्षेत्र में। सांख्यिकी की जो विषय सामग्री है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, और उसमें पहला है सांख्यिकी रीतियाँ अथवा सांख्यिकीय सिद्धांत। कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकी रीतियाँ हैं। समंकों का संकलन। समंकों के संकलन से आशय यह है कि जो भी आंकड़े हैं, जो भी अनुसंधानकर्ता को आंकड़े चाहिए, उनको इकट्ठा करना, एकत्रित करना समंकों का संकलन कहलाएगा। तो उन आंकड़ों का संकलन किस प्रकार किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, ये इसमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। दूसरा है समंकों का वर्गीकरण। एकत्रित किए गए समंक अनुसंधानकर्ता के लिए केवल सूचनाओं का एक ढेर मात्र होता है। जब समंकों को या आंकड़ों को एकत्रित कर लिया जाता है तो फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनको विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। संकलन के पश्चात आंकड़ों का या समंकों का वर्गीकरण करना होता है। तीसरा है समंकों का सारणीयन। समंकों के संकलन के पश्चात समंकों का वर्गीकरण किया जाता है, और वर्गीकरण से भी समंक इतने आसानी से समझ में नहीं आ पाते हैं, इसलिए समंकों को सारणियों में बांटा जाता है, सारणियों में विभक्त किया जाता है, जिससे वो समझने में आसान रहें। चौथा है समंकों का प्रस्तुतिकरण। जब समंकों को इकट्ठा कर लिया जाता है, उनका वर्गीकरण कर लिया जाता है, उनको सारणियों में विभाजित कर दिया जाता है, उसके बाद समंकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और उसके पश्चात अगला है समंकों का विश्लेषण। समंकों का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब समंक इकट्ठे किए जाते हैं तो उनको वर्गीकृत किया जाता है, उनको सारणियों में विभक्त किया जाता है, प्रस्तुतिकरण करने के बाद उनका विश्लेषण कि कौन से समंक किस उद्देश्य के लिए हैं और किस उपयोग में लिए जा सकते हैं। इसके पश्चात समंकों का निर्वचन किया जाता है। समंकों को देखा जाता है कि उनमें कोई कमियां तो नहीं रह गई, और इस प्रकार समंकों का निर्वचन किया जाएगा। उसके पश्चात है समंकों का पूर्वानुमान। हमने अभी पढ़ा था जिसमें बॉडिंगटन की एक परिभाषा आई थी, जिसमें कहा गया था कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। तो सांख्यिकी के आंकड़े जब विश्लेषण किए जाते हैं तो सांख्यिकी के जो समंक है उनके आधार पर भविष्य के लिए पूर्वानुमान भी लगाए जाते हैं। तो समंकों के आधार पर पूर्वानुमान किया जाता है। दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी सांख्यिकी रीतियों के
व्यवहारिक अथवा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। सांख्यिकी रीतियां हमें सिद्धांतों का ज्ञान कराती है, परंतु उन सिद्धांतों या रीतियों को व्यवहार में कैसे प्रयोग किया जाए, इसका अध्ययन व्यवहारिक सांख्यिकी में किया जाता है। व्यवहारिक सांख्यिकी का अध्ययन निम्न 3 भागों में किया जा सकता है। पहला है वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी। इसमें किसी क्षेत्र के भूतकाल अथवा वर्तमान के संकलित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यापारिक समंक, वित्तीय समंक, जनसंख्या के समंक, मूल्य समंक, कृषि समंक इत्यादि। दूसरा, इसमें बात करें वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। इसमें समंकों का संग्रहण किसी वैज्ञानिक उद्देश्य से किया जाता है, जिनके आधार पर पूर्वानुमान व नीतियों का निर्धारण किया जा सके, जैसे कि एक अर्थशास्त्री मांग के नियम के सिद्धांत का या व्यापार के सिद्धांत का परीक्षण व्यवहारिक समंकों के प्रयोग द्वारा कर सकता है। तीसरा है व्यावसायिक सांख्यिकी। इसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण और समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी सीमाएं या परिसीमाएं। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी की सीमाओं की। तो सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किसी भी ऐसे क्षेत्र में किया जा सकता है जहां समस्याओं का आंशिक अध्ययन करना आवश्यक है, किंतु इस विज्ञान की भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है, अन्यथा निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं वो इस प्रकार है। पहला है, सांख्यिकी किसी भी समस्या के केवल आंकिक अथवा परिणात्मक स्वरूप का ही अध्ययन करती है। गुण संबंधी सूचनाओं का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। तो ये सांख्यिकी की एक सीमा है। सांख्यिकी की दूसरी सीमा है, सांख्यिकी समूह का ही अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जाता है। तो ये दूसरी सीमा ये है कि सांख्यिकी केवल समूह का अध्ययन करती है, इसमें व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं या व्यक्तिगत इकाइयां हैं उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तीसरा है संदर्भ रहित विश्लेषण एवं निर्वचन की स्थिति में सांख्यिकी निष्कर्ष असत्य व भ्रमात्मक सिद्ध हो सकते हैं। और सांख्यिकी की चौथी सीमा है, सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप से लागू होते हैं और दीर्घ काल के लिए सत्य होते हैं। तो सांख्यिकी के जो निष्कर्ष हैं वो औसत रूप से लागू होते हैं और लंबे समय के लिए सत्य होते हैं। थोड़े समय के लिए सांख्यिकी के निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं और भ्रामक हो सकते हैं। पांचवा है सीमा है सांख्यिकी की, सांख्यिकी समंकों का समान और सजातीय होना आवश्यक है। अगर हमको सांख्यिकी समंकों से कोई निष्कर्ष निकालना है तो वो समंक समान होने चाहिए और सजातीय होने चाहिए। और छठा है सांख्यिकी सीमा, सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समस्या का समाधान नहीं करती है। और सातवीं सीमा है, सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे सांख्यिकी रीतियों का पूर्ण ज्ञान हो। और आठवां है, सांख्यिकी रीतियां किसी समस्या के अध्ययन की अनेक रीतियों में से एक है। किसी एक समस्या का अध्ययन एवं समाधान विभिन्न रीतियों द्वारा किया जा सकता है और सांख्यिकी उनमें से एक रीति हो सकती है। इसलिए सांख्यिकी रीतियों से निकाले गए निष्कर्ष पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की। एक क्वेश्चन था जिसमें सांख्यिकी की परिभाषाएं हमने एक वचन संज्ञा के रूप में और बहुवचन संज्ञा के रूप में विस्तार से परिभाषाओं की चर्चा की। हमने सांख्यिकी के क्षेत्र की बात की और सांख्यिकी की सीमाओं की चर्चा की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना, और मैं इस वीडियो के साथ साथ इसकी PDF भी लोड करूंगा, तो आप PDF भी देखें और वीडियो भी देखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।